हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग का वन शॉट पढ़ेंगे। तो मेरे क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है, तो इसका वन शॉट कंप्लीट करके हमारी पूरी 12th जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमने जो समझा था कि जो हमारे ऑप्शंस थे जिसमें कॉल एंड पुट्स थे, और जो हमने देखा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स का जो पार्ट था, तो ये किस तरह से इन सब को हम डील करते हैं, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग परफॉर्म होती है, इसके मैकेनिज्म क्या है प्राइसिंग को सेट करने के, तो वो सारी चीज़ें पहले पढ़ेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में, फिर फ्यूचर पे ऑफ्स क्या होते हैं, प्राइसिंग किस तरह से होती है हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्टॉक फ्यूचर्स की, और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया होगा हेजिंग यूजिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर है वो क्या है, और ऑप्शंस की जो टर्मिनोलॉजीज हैं तो वो सारी चीज़ें क्या है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर दोनों क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट परफॉर्म करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक स्पेसिफाइड डेट पर, जो दोनों ने बायर और सेलर ने नेगोशिएट करके डेट डिसाइड करी होगी, वो स्पेसिफाइड डेट पर और एक स्पेसिफाइड प्राइस पर फ्यूचर में वो क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करेंगे। तो फॉरवर्ड क्या होता है, एक कमिटमेंट होते हैं जो आप क्या करते हो, टाइप ऑफ डेरिवेटिव का ये पार्ट है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हो, फ्यूचर के लिए आप ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करते हो। अब इसमें जो बायर होता है उसको हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और जो सेलर होता है उसको हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या होता है, दे आर बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमारे नॉर्मली कहाँ ट्रेड होते हैं, हमारे आउटसाइड द एक्सचेंज, यानी कि ओवर द काउंटर ये ट्रेड होते हैं। आउटसाइड द एक्सचेंज यानी कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जो ऑथराइज वेरीफाइड है, उन पे ट्रेड ना होकर के हमारे ओवर द काउंटर ओटीसी पे ट्रेड होता है, जो कि एक वेरीफाइड एक्सचेंज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क रहता है कि क्या पता सामने वाला बायर या सेलर दोनों में से कोई भी एक क्या कर दे, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे। और दूसरा क्या दिया है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम डिजाइंड एंड हेंस इज यूनिक इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, expiration date and the asset type and quality. Even the delivery and storage term may be negotiated mutually and built into the contract. This gives higher flexibility to the parties to the contract, which is not true in case of future as we see later. अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे इनमें दूसरी चीज ये भी थी कि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हायर फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें क्या होती है अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट दिया है the contract price is generally not available in public domain as these contracts are privately negotiated। यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिए हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सब हमारे पब्लिकली डोमेन में इस तरह से पब्लिश नहीं किए जाते, ये सब आपस में क्या होता है, प्राइवेटली नेगोशिएट होता है, ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं। और ऑन द एक्सपायरेशन डेट द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ असेट्स, यानी कि जब एक्सपायरी डेट आती थी कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें क्या करना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्ट के असेट्स को डिलीवर करके हमको अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल करना होता था। उसके बाद यह है, if the party wishes to reverse the contract, it has to compulsory go to the same customer party, which often result in high price being charged. This is because since these contracts are highly customized, it would be difficult to find other counter party which exactly। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कोई पार्टी चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना चाहती है, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, उसे सेम उसी पार्टी के पास में जाना पड़ेगा और उसे मनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्या कहते हैं ओटीसी पे ट्रेड करना, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेम आपको एग्जैक्ट वही टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाए कि कोई भी दूसरा इंसान सेम उसी प्राइस पे, उसी टाइम पर, उसी डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे ले ले, तो वो मिलना थोड़ा ऐसा सेम कस्टमर मिलना हाँ मुश्किल जाता है। तो इसलिए अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना होता है, तो आपको अपने प्रीवियस काउंटर पार्टी के पास, जो आपका सेम काउंटर पार्टी थी, उसके पास ही जाना पड़ेगा, और फिर आपको उसको मनाना पड़ेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इलिस्ट्रेशन भी दे रखा है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बायर और सेलर आपस में बैठ के क्या करता है, फिक्स करता है अपना कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को एक्सचेंज सिक्योरिटी पे बैठकर, और एक फ्यूचर टाइम फिक्स करने के बाद प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। इस टाइम पर कोई भी मनी या एसेट्स का एक्सचेंज नहीं होता, पर फ्यूचर में जब वो फिक्स डेट आ जाती है, तो बायर क्या करता है, जो भी एग्रीड प्राइस था वो पे करता है, और जो सेलर होता है वो डिलीवरी करता है जो भी उसके फिजिकल एसेट्स थे उनकी। अब यहाँ पे हमें लिमिटेशंस दे रखे हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट की लिमिटेशन क्या है, पहली कि यहाँ पे लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं ईच कॉन्ट्रैक्ट इज बिलेटरली नेगोशिएटेड एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपस में नेगोशिएट करके ट्रेड करते हैं, और ये दूसरी बात ये किसी भी ऑथोराइज वेरीफाइड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है हम कह सकते हैं कि अगर फ्रॉड हो जाए तो आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते। इलिक्विडिटी क्या है यहाँ पे कि ड्यू टू कस्टमाइज्ड नेचर ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रेड इट इन ओपन मार्केट एज स्पेसिफिकेशन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर, यानी कि यहाँ पे क्या है हर एक इन्वेस्टर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, हर किसी को अलग अलग टाइम पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे कैश फ्लो इतना जनरल नहीं होता जैसा स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में तो आप जब मन चाहो ट्रेड कर सकते हो, कोई ऐसा फ्यूचर का प्राइस आपको किसी और से पूछकर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ में। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दोनों पार्टीज को बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इलिक्विडिटी भी ज्यादा है। उसी के बाद यहाँ पे थर्ड दिया है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि सामने वाली पार्टी अगर कोई डिफॉल्ट क्रिएट करती है तो वो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क कहलाता है। और यहाँ पे दिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं जो क्या होता है दो पार्टीज के बीच में, यानी कि बायर और सेलर के बीच में होता है, और इस सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन प्राइस पर क्या किया जाता है फिक्स किए जाते हैं, पर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होते। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टैंडर्डाइज होते हैं और ऑथोराइज और वेरीफाइड एक्सचेंज पर ही ट्रेड होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। दोनों है तो फ्यूचर एग्रीमेंट ही, यानी कि फ्यूचर में ही दोनों के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होंगे, दोनों बायर और सेलर इसमें दोनों में होते हैं, और इनमें क्या होता है फिक्स प्राइस पर, एक सर्टेन प्राइस पर, स्पेसिफाइड डेट पर क्या होता है सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी पर ट्रेड होते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। अब जो स्टैंडर्डाइज आइटम है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या क्या है, जैसे कि इसकी क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट होगी, इसकी क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट होगी, डेट एंड मंथ ऑफ डिलीवरी होगी, यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ कोटेशन एंड मिनिमम प्राइस चेंज, ये सारी चीजें, और लोकेशन ऑफ सेटलमेंट यानी कि कहाँ पे इनकी सेटलमेंट होगी वो सारी चीजें प्री डिफाइंड होंगी। अब इनका डिफरेंस क्या है, फ्यूचर हमारे ओटीसी पर ट्रेड होंगे, यानी कि ट्रेड ऑन और फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे, जो फॉरवर्ड है वो हमारे ओटीसी पर ट्रेड होंगे। फ्यूचर हमारे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड हमारे कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर मोर लिक्विड होता है और फॉरवर्ड लेस लिक्विड होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें मार्जिन पे करना पड़ता है, पर फॉरवर्ड में हमें कोई भी मार्जिन यानी कि एज एडवांस हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। फ्यूचर में हमारे पास क्या होता है, हम डेली सेटलमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो फॉरवर्ड है वो एंड पीरियड पे ही क्या होगी, इनकी सेटलमेंट परफॉर्म होगी। फ्यूचर में काउंटर पार्टी रिस्क बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज पर होते हैं, और फॉरवर्ड में काउंटर पार्टी रिस्क हाई होता है क्योंकि ये कोई भी स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज पर नहीं चलते। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखे हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो पहला दिया लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग यानी कि जो बायर होता है उसी को हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, जो सेलर होता है उसको हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। स्पॉट प्राइस होता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट है जिसे हम ट्रेड करने वाले हैं, तो स्पॉट मार्केट में जिसका भी प्राइस हमने कुछ डिफाइन कर दिया कि इस प्राइस पे अंडरलाइंग एसेट मिलने वाला है, तो वो जो डिसाइडेड प्राइस है, वो जो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस डिसाइड है वो प्राइस हमारा स्पॉट प्राइस होता है। फ्यूचर प्राइस होता है कि हमने जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेंगे तो फ्यूचर को लेकर हमने क्या प्राइस डिसाइड किया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने और किसी दूसरे सेलर ने, हम दोनों ने बैठ के नेगोशिएट किया कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को 2025 में 10,000 रुपए पे क्या करेंगे, सेटल करेंगे, तो वो जो 10,000 रुपए है वो उसका फ्यूचर प्राइस होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट जो है जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो कितने पीरियड ओवर, इट इज अ पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, यानी कि हम टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड तक हमारा क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है यानी कि वो जो टाइम पीरियड है उसके साइकिल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बोलेंगे। एक्सपायरी डेट होती है कि जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, और लास्ट डेट जो होगी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है कि द अमाउंट ऑफ एसेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड, यानी कि जब हमने क्या किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितने जो एसेट्स हैं वो डिलीवर करने हैं, तो वो साइज क्या होगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। बेसिस होता है, बेसिस इज डिफाइंड एज द फ्यूचर प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस, यानी कि जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है, मान लो मैंने क्या किया 10,000 रुपए फ्यूचर प्राइस माना, और स्पॉट प्राइस मान लो अंडरलाइंग एसेट की आज की वैल्यू हमने मार्केट में जो स्पॉट करी वो है सिर्फ 3,000 रुपए की, तो 10,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 7,000, तो बेसिस हो गया हमारा 7,000 रुपए का। कॉस्ट ऑफ कैरी होते हैं मेजर द शॉर्टेज कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस द एसेट लेस द इनकम अर्न ऑन द। तो कॉस्ट ऑफ कैरी होती है कि हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट था उसमें अगर आपने इंटरेस्ट को क्या करना है, जो हमें फाइनेंस एसेट पे हमें पे हो रहा है उसको प्लस कर दे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी आ जाता है। इनिशियल मार्जिन क्या है, द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट, यानी कि हम क्या करते हैं, जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं स्टार्टिंग में अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो अमाउंट हमारी क्या होती है, इनिशियल मार्जिन होती है। अब मार्किंग टू मार्केट क्या है,
In future market, at the end of each trading day, the margin account is adjusted to reflect the investor gain or loss depending upon the future closing price. This is called marking to market. यानी कि जब हम फ्यूचर मार्केट में क्या करते हैं, अपने ट्रेड परफॉर्म करते हैं और एंड ऑफ द डे पर जो भी हमारे मार्जिन अकाउंट में हम क्या कह सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर का गेन और लॉस हम चेक करते हैं कि आज इन्वेस्टर को गेन हुआ या लॉस, तो वो जो हमारा फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस होता है वो हमारा मार्किंग टू मार्केट होता है. मेंटेनेंस मार्जिन क्या है कि जब इन्वेस्टर को क्या हो, रिक्वायर हो कि वो क्या करें, इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू प्लेस मार्जिन विद देयर ट्रेडिंग मेंबर बिफोर दे आर अलाउड टू ट्रेड. यानी कि ट्रेड करने से पहले जब उन्हें एक एडवांस पे करना पड़ता है तो वो होता है उनका मेंटेनेंस मार्जिन. अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अंडरलाइन एंड ट्रेडिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर क्या है, तो ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें जो सिंगल स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में और अंडरलाइन फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो द सिंगल स्टॉक फ्यूचर मार्केट इन इंडिया हैज़ बीन ग्रेट सक्सेसफुल स्टोरी. यानी कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो सिंगल स्टॉक फ्यूचर है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है. सो टू ट्रेड इन सिक्योरिटी वन मस्ट ओपन. अगर हमें इन सिक्योरिटीज़ में क्या करना है, ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा. फिर जो ब्रोकर है उसको अगर साथ हम ट्रेड करना चाहें तो ब्रोकर भी हम ऑप्ट कर सकते हैं. डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सिक्योरिटीज को हमें बाय करना है वो हम क्या करेंगे, उनको हम अपनी जो हमारा डीमेट अकाउंट है उनमें हम इन्वॉल्व करेंगे अपने मनी को पे करके. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम होल्डर बनता है अपने उन सिक्योरिटीज़ के और फिर क्या करता है, हम पे डिविडेंड अगर हमें पे हो रहा होता है तो वो हम यूज़ करते हैं. अब ये तो हुआ हमारा सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स का. यानी कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल लेवल पे आकर हमने एक स्टॉक्स को खरीदा, परचेज किया, उन्हें अपने पास होल्ड करके रखा, उनके ऊपर अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड अर्न किया, अगर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो हमने उनकी शॉर्ट सेलिंग कर दी. तो इस तरह से ये हुआ सिंगल वाला. अब टू ट्रेड इन फ्यूचर वन मस्ट ओपन अ फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट विद अ डेरिवेटिव ब्रोकर. यानी कि अगर हमें क्या करना है, अंडरलाइन में इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले तो हम यही करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे. ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर को ऑप्ट करेंगे. फिर हमने डीमेट अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो हमें एक मार्जिन मनी जो है वो पे करनी पड़ेगी. उसके बाद हम मार्जिन मनी हम पे कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, अपनी पोजीशन चेक करेंगे और जो भी सिक्योरिटीज जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमें चाहिए उनको हम परचेज करेंगे और क्या करेंगे, लीगल बाइंडिंग होगी यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में. तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी फ्यूचर डू नॉट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन एंड होल्डर इज देयरफॉर नॉट रिगार्डेड एज अ शेयर होल्डर. यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास ओनरशिप नहीं होगी कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के आपने इतने स्टॉक्स खरीद लिए तो आप उसके ओनर बन गए, इस तरह से आप शेयर होल्डर नहीं होगे. आपको क्या होगा, एक्सपायरी डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो कंप्लीट होकर मिल जाएगा. आपको अगर स्टॉक्स की डिलीवरी करनी है तो स्टॉक्स आपके डिलीवर हो जाएंगे. पर अगर आपको यहाँ पे आपको फंड मिलना है, यानी कि अगर आपने सिक्योरिटी सेल करी है तो आपको जो फंड मिलना होगा वो एक्सपायरी डेट पे आपको सेल होकर आपका फंड मिल जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस होता है. यहाँ पे आप कोई ओनर नहीं बनते, शेयर होल्डर नहीं बनते, पर यहाँ पे आप क्या है, शेयर होल्डर बनते हो तो आपको जो डिविडेंड होता है वो सब आपको यहाँ पे मिलता है. तो आई होप को समझ में आएगा. अब यहाँ पे हमें फ्यूचर पे ऑफ्स दे रखे हैं कि यानी कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जब ट्रेड करते हैं तो उसका रिटर्न हमें किस तरह से जनरेट होकर मिलता है. सो पे ऑफ फॉर बायर ऑफ फ्यूचर लॉन्ग फ्यूचर्स. यानी कि जब आप क्या करते हो, अब अगर बायर पोजीशन पे, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हो तो आपको किस तरह से जो मनी है वो यहाँ पे अर्न होगा, आप किस तरह से रिटर्न हमें जनरेट करा सकते हो. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने मान लो कि 17,000 रुपये पे क्या किया, इन्वेस्ट किया और 2 महीने का उसके पास में टाइम है, उसने क्या करा, सिक्योरिटीज को बाई किया. तो अगर उसका क्या होता है, अगर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता है, हाई जाता है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा. पर अगर यहाँ पे उसने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, 17,000 से अगर प्राइस कम होने लगा तो उसको क्या होगा, जो हमारा जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ पे 17,000 से लॉस होने लगेगा. तो वो नीचे की तरफ उसमें ग्राफ मूव करने लगेगा. तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लॉन्ग पोजीशन, यानी कि बायर जो होगा उसको अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट और प्राइस कम होगा तो लॉस. इस तरह से फेस करना पड़ेगा. पर अगर एक सेलर है तो बायर से ऑपोजिट क्या होता है, सेलर. तो इनका काम भी क्या होगा, एकदम ऑपोजिट होगा. बायर का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, पर अगर सेलर का प्राइस बढ़ता है तो उसे क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा. पर अगर सेलर का प्राइस कम होता है, यानी कि 17,000 से अगर कम प्राइस जाएगा तो क्या होगा, उसको यहाँ पे फिर प्रॉफिट देखने को मिलेगा.
तो दोनों के ग्राफ तो स्ट्रेट हैं पर दोनों की कंडीशन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से शो हुआ। अब देखो अगर बात करें हाउ टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइस हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो वो जैसे कि अगर हमें किसी सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करना है तो वो मर्चेंट बैंकर्स करता है, पर अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो दो इंडिविजुअल लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, बायर और सेलर, तो उनका प्राइस किस तरह से डिसाइड होता है, उनका प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है कॉस्ट टू कैरी के लॉजिक से। यानी कि वो सिंपली क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान में जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो भी उनकी सिक्योरिटी का मार्जिन एक्सपेंस है, उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं एडवर्टाइजर के लिए, उनकी जो भी फीस है, और अगर वो कोई फिजिकल असेट है यानी कि कोई कमोडिटी है तो उसको स्टोर करने के लिए उसकी स्टोरेज की जो कॉस्ट इंक्लूड होती है वो, उसका इंश्योरेंस, तो ये सारी चीज़ों के प्राइस अगर हम इंक्लूड कर दें तो इन सब को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक प्राइस जो है वो नेगोशिएट करके बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस कॉस्ट टू कैरी लॉजिक से डिसाइड किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, F इज इक्वल टू एस ई की पावर आर टी, यानी कि S हमारा स्पॉट मार्केट प्राइस है, R हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, T दिया है हमें टाइम पीरियड जब तक एक्सपायरी डेट ना आ जाए वो, और E हमारा कांस्टेंट है 2.71। तो इस तरह से हमारा क्या निकलता है, जो कह सकता है प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो इसी का एग्जांपल भी रखा था, आप रीड कर सकते हैं। अब हाउ टू प्राइस इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, जो इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उनको किस तरह से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। सो द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स गिव्स इट्स ओनर द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर आर कैश सेटल्ड, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइन स्टॉक इन देयर शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग। इंडेक्स फ्यूचर हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में यहाँ पे हमारे पास ओनर्स के पास में क्या राइट होता है कि वो क्या कर सके, अपने पोर्टफोलियो को बाय और सेल कर सके। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है, कैश सेटल्ड होता है, यानी कि यहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं करनी है अपने अंडरलाइन स्टॉक्स की, यहाँ पे आपको कैश से क्या करना है, कैश से आपको सेटलमेंट करनी है अपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसकी। तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द कमोडिटी एंड इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर आर, जो कमोडिटी इंडेक्स होते हैं और जो इक्विटी इंडेक्स होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि कमोडिटी में आपको स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो पर्टिकुलर असेट है उसको स्टोर कहाँ करना पड़ेगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रहेगी, तो ये सारी चीजें। इक्विटी में यहाँ पे स्टोरेज का कोई डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे इक्विटी में डिविडेंड स्ट्रीम होती है, कमोडिटी में आपको कोई डिविडेंड पे होकर नहीं मिलता, पर इक्विटी में आपको डिविडेंड पे होकर मिलता है। तो ये यहाँ पे इन दोनों में क्या है, मेन डिफरेंस है। और कॉस्ट ऑफ कैरी होता है कि आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड, तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैरी निकल जाएगा। अब हाउ टू प्राइस इंडेक्स फ्यूचर गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड अमाउंट, यानी कि अगर हम जो हमारा इंडेक्स फ्यूचर है उसके प्राइस को किस तरह से डिसाइड करें अगर हमें पता है कि डिविडेंड अमाउंट हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमें इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस तब डिसाइड करना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का यूज करेंगे। कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द परचेज ऑफ द पोर्टफोलियो अंडरलाइंग द सेट माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ऑब्टेन, यानी कि जो आपकी कह सकते हैं जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो एसेट की जो फाइनेंसिंग परचेज थी, जो उसके पैसे थे, उसमें से अगर आप माइनस कर दो जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है तो आपका क्या हो जाएगा, आपके इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस डिसाइड होकर आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा। दूसरा कि अगर यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे हाउ टू प्राइस इंडेक्स फ्यूचर गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, यानी कि अगर हमें पता हो कि हमें डिविडेंड यील्ड मिलेगी तो हम इंडेक्स फ्यूचर को किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू एस ई की पावर R माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना आता है, यानी कि F यानी कि फ्यूचर प्राइस हमें डिसाइड करना है अपने इंडेक्स फ्यूचर का, तो S क्या होगा, स्पॉट इंडेक्स वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, है ना। R क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन होता है मोस्टली। Q हो गया आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन में ही होगा, नहीं होगा तो आपसे पूछ लेंगे फॉर्मूले की, मैं फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज देकर एक आधी चीज पूछ लेते हैं। T होता है टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 2 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे उसकी स्पॉट वैल्यू 17,000 की है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग 10% है, डिविडेंड यील्ड 2% एनुअली दे रखा है, तो इसकी जो फ्यूचर प्राइस होगी वो क्या होगी 17,000 इंटू स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई किया ई से, ई हमारा क्या है कांस्टेंट है 2.71, तो उससे उसकी पावर में क्या करेंगे R माइनस क्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी कि 0.1 माइनस निफ्टी का यहाँ पे एनुअलाइज क्या है जो हमारा कह सकते हैं 2% का एनुअलाइज है यानी कि 0.02, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो यहाँ पे क्या दिया 2 महीने यानी कि 60 दिन, तो 60 डिवाइडेड बाय 365, तो आपकी वैल्यू इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है न्यूसेंस क्या होते हैं।
So as the date of expiration come near, the basis reduces. There is a convergence of the future price towards the spot price. On the date of expiration, the basis is zero. If it is not, then there is an arbitrage opportunity. Arbitrage opportunities can also arise when the basis when the basis or the spreads during the life of a contract are incorrect. At the later stage we shall look at how these arbitrage opportunities can exploited. यानी कि न्यूसेंस क्या होते हैं, तो इसका एक ग्राफ भी दे रखा है ये। तो देखो न्यूसेंस क्या होता है, तो देखो न्यूसेंस क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ में एक दिया है फ्यूचर प्राइस, एक दिया है स्पॉट प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस ऑब्वियसली बात है हमारा आज के प्राइस से क्या होगा, हाइयर होगा, तो इसलिए उसका ग्राफ की वैल्यू जो है वो हाइयर है। और स्पॉट प्राइस देखें तो अभी उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें दिखा रखे कि फ्यूचर प्राइस से कम है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम T1 T2 दे रखा है ना, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो फ्यूचर और स्पॉट प्राइस की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यानी कि फ्यूचर प्राइस मान लो हमने 10,000 डिसाइड किया और स्पॉट प्राइस आज का उसका 5,000 है, तो फ्यूचर तक जाते जाते हमारा स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए, फ्यूचर प्राइस तक हो जाना चाहिए। तो इसलिए जब उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या है, देखो एट द एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस लास्ट में क्या हो गया, एक्सपायरी डेट आते आते फिक्स हो गए, कंप्लीट हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हम फ्यूचर साइड में चले प्रॉफिट साइड पे जाएंगे। तो इसलिए न्यूसेंस में क्या होता है कि फ्यूचर और स्पॉट प्राइस माइनस करें तो हमारा जीरो वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें हाउ टू प्राइस स्टॉक फ्यूचर, यानी कि स्टॉक फ्यूचर का प्राइस किस तरह से डिसाइड होगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके ओनर के पास में क्या होता है, राइट्स होते हैं बाय और सेल करने के। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी उसके इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर है, उन सबको कैश सेटल करता है और डिलीवरी उनकी नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे अंडरलाइन स्टॉक्स की डिलीवरी नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है जो स्टॉक्स फ्यूचर है उनकी डिलीवरी होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्टोरेज उनकी इंक्लूड नहीं होती है और डिविडेंड यहाँ पे हमारे स्टॉक्स में मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी सेम हमारी वही है, फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड एक्सपेक्ट ना किया हो तो कॉस्ट ऑफ कैरी किस तरह से आएगी कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ है, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो परचेज किया था आपने वो स्टॉक माइनस आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी डिविडेंड से ऑब्टेन हुई है उसको निकाल दो तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी निकल आती है। एग्जाम्पल भी देखा आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिविडेंड यहाँ पे क्या है कि स्टॉक फ्यूचर जो है उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, पर यहाँ पे व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रखा है हमने। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि प्राइसिंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी कॉस्ट टू एक्सटेंड ऑफ डिविडेंड, द नेट कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग परचेज स्टॉक माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ऑब्टेन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस आप क्या कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू जो डिविडेंड से मिली है तो उसकी फिर आपको क्या मिल जाएगी, फिर आपको स्टॉक फ्यूचर की प्राइस मिल जाएगी। अब यहाँ पे व्हाट इज बीटा, बीटा क्या होता है, तो बीटा यहाँ पे मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक की, कि अगर आपका रेट बढ़ता है तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पे दिया है बीटा यहाँ पे 3 तरह का होता है, एक लेस देन 1, एक इक्वल्स टू 1 और एक ग्रेटर देन 1। तो बीटा जो इंडेक्स बीटा है वो क्या मेजर करेगा कि यहाँ पे अगर आपकी प्राइस मूवमेंट 1 से कम है, तो अगर आपका रेट 1 से कम आया, बीटा अगर आपका 1 से कम आता है तो जो मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस है वो कम चेंज होगा। मान लो कि मूवमेंट काफी ज्यादा हुई हमारे स्टॉक मार्केट में, मूवमेंट हमारी क्या हुई 1 बीटा से कम हुई, तो यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में अगर हमारे स्टॉक मार्केट में मूवमेंट जो स्टॉक प्राइसेस की है वो अगर बढ़ चेंज होती है, पर यहाँ पे बीटा अगर हमारा क्या है 1 से कम है, तो हमारे जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगी। और अगर हमारा बीटा की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 1, तो जितनी प्राइस मूवमेंट होगी उतनी हमारे स्टॉक की मूवमेंट होगी। और अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो भले ही स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा सा भी अप डाउन है तो हमारे स्टॉक वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डिफर करेंगी। मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी रखा है कि यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इफ द इंडेक्स मूव अप बाय 10%, द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बीटा इज 2 विल मूव अप बाय 20%। यानी कि बीटा की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 1 से ज्यादा है, तो पोर्टफोलियो की मूवमेंट कितनी है, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स मूव किया वो 10% से मूव किया, तो पोर्टफोलियो बीटा 2 था, तो यहाँ पे अगर ज्यादा है तो मूवमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 10% का मूवमेंट था, पर बीटा 2 होने की वजह से हमारी जो मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, 20% की होगी। पर यहीं पे अगर बीटा कम होता तो हमारी मूवमेंट कम होती। तो अगर आपको समझ में आएगा, बीटा जो है वो क्या करता है, सेंसिटिविटी मेजर करता है कि किसी भी स्टॉक की सेंसिटिविटी कितनी होगी, कितना ज्यादा वो स्टॉक अप डाउन मूव करेगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दे रखा है कि व्हाट इज हेडिंग नहीं, हेजिंग लॉन्ग सिक्योरिटी सेल फ्यूचर्स। तो ये हेजिंग क्या होती है, हेजेस क्या होते हैं ये बात हमें पता है।
हेजेस क्या करता है, फ्यूचर कैन बी यूज्ड एज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि फ्यूचर कौन क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की तरह यूज करता है। आज बैठ के कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लेते हैं ऐसे। तो इन्वेस्टर जो हेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस इन ट्रांजैक्शन और साइमल्टेनियसली टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन इन द स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, यानी कि हेजर्स को रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ साइड पे रहना चाहते हैं। तो ये जो लॉन्ग सिक्योरिटी सेल फ्यूचर्स, यानी कि क्या करता है, सिक्योरिटीज वगैरह सेल करते हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सेल करें और लॉन्ग पोजीशन पर हैं, तो क्या है, इन्हें लॉस लेना पसंद है, इन्हें रिस्क लेना पसंद है। क्या करते हैं, इन्हें मेजरली अपना प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए इस तरह की कंपनीज में, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे ताकि जहाँ पे इन्हें रिस्क ज्यादा बेयर ना करना पड़े, उनका प्रॉफिट अर्न हो। अब यहाँ पे व्हाट इज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन बुलिश सिक्योरिटी बाय फ्यूचर। स्पेकुलेशन क्या होता है कि ये इन्वेस्टर्स क्या कर सकता है, थोड़े से रिस्क को बेयर कर सकता है, यानी कि इस तरह के इन्वेस्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, एक्चुअली में थोड़ा सा जो रिस्क है वो बेयर करके फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन बेयरिश सिक्योरिटी, अच्छा ठीक है, ये बुलिश सिक्योरिटी और बेयरिश सिक्योरिटी, स्पेकुलेशन में ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो देखो समझ आती हूँ। जो बुलिश सिक्योरिटी बाय फ्यूचर्स हैं, ये होते हैं हमारे, बुलिश सिक्योरिटी में होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर को रिस्क बेयर करके वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अगर किसी इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि कोई भी एसेट क्या है, अंडरलाइंग है, यानी कि जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है अगर हमारा कोई भी एसेट, तो फिर होगा ना बुलिश सिक्योरिटी में आएगा, यानी कि तब हमारा इन्वेस्टर क्या करेगा, ये रिस्क को लेकर, प्राइस मूवमेंट को लेकर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो प्राइस मूवमेंट अगर इन्हें ऐसे लग रहा है कि किसी स्टॉक की, किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, अंडर वैल्यू है, तो वो स्टॉक को क्या करेंगे, बाय कर लेते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो बेयरिश सिक्योरिटी होती है, ये क्या करता है, सेल, यानी कि अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी क्या है, ओवर वैल्यूड है, यानी कि इसका प्राइस इतना होना नहीं चाहिए था पर फालतू में इतना ज्यादा बढ़ रखा है, तो अब आगे चल के क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अगर इन्हें ऐसा लगता है तो जो स्पेकुलेशन है, यानी कि ये रिस्क तो लेते ही हैं, एक बार बाय करने में, सेल करने में, क्योंकि रिस्क के ऊपर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन, फिर जो स्पेकुलेटर इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, उस सिक्योरिटी को सेल कर देंगे, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देंगे ताकि क्या हो, इन्हें प्रॉफिट अर्न हो। तो ये मैंने अपने जो वीडियो पढ़ाई थी, जब इसका पार्ट्स बनाए थे, तो उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरा डीप में जाकर के। इतना टाइम नहीं है वन शॉट में, हम सिर्फ ऊपर से पढ़ते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम समझ सके, तो आपको पूरा उसी तरह से समझना है तो वीडियो को भी देख सकते हैं। अब अगर बात करें व्हाट इज आर्बिट्रेज, ओवर प्राइस, बाय स्पॉट, सेल प्राइस, यानी कि जो आर्बिट्रेज होते हैं ये भी रिस्क को लेकर क्या करता है, काम करता है, यानी कि ये भी रिस्क टेकर्स होता है, ये क्या करता है, रिस्क को अर्न करके ही अपने प्रॉफिट को अर्न करता है। तो यहाँ पे ओवर प्राइस्ड फ्यूचर, बाय स्पॉट, सेल फ्यूचर्स, तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये भी क्या करते हैं, रिस्क को चेक करता है कि अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है जिसकी वैल्यू, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया पॉइंट्स में कि वन डे मान लो कि आपने बोरो करे फंड्स को और उनकी स्पॉट मार्केट जो वैल्यू थी वो 1000 रुपए की थी, साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, सेल कर दिया अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को जिनकी सिक्योरिटी प्राइस क्या थी, 1025 रुपए। अब यहाँ पे क्या करिए आपने, टेक द डिलीवरी सिक्योरिटी परचेज एंड होल्ड द सिक्योरिटी फॉर मंथ, यानी कि आपने क्या किया, जो सिक्योरिटी थी उसको डिलीवर किया और जो दूसरी सिक्योरिटी थी आपको उसने 1 महीने तक आपने क्या किया, उसे होल्ड करके रखा। फ्यूचर के एक्सपायरी डेट आने तक आप क्या करोगे, जो स्पॉट और फ्यूचर प्राइस कवरेज है उसको वैसे ही रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कि सिक्योरिटी जब क्लोज होगी तो वो कब होगी, एट द रेट ऑफ, मान लो कि 1015 रुपए पे वो क्लोज हो रही है, क्लोजिंग प्राइस ये है, तो आप क्या करोगे, अपनी सिक्योरिटी को अगर सेल करते हो तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट देखोगे आप 10 रुपए का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने रिस्कलेस प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ पे 1000 से आपने 15 रुपए कर लिया एक्स्ट्रा, तो 15 रुपए का प्रॉफिट है। अगर स्पॉट प्राइस से देखो तो वहाँ पे क्या है, 1025 का यहाँ पे दे रखा है प्राइस, तो अगर माइनस करते हो 1015 को, यहाँ पे आपको फिर 10 रुपए का भी आपको ना स्पॉट पोजीशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पे अर्न करते हो कि आपने देखा कि हाँ अभी वैल्यू ये है, आपने स्पॉट प्राइस देख लिया कि ठीक है इस 1000 रुपए का है, फिर आपने फ्यूचर प्राइस देख लिया कि इसकी लास्ट वैल्यू 1025 तक हो सकती है, आपने 1015 पे बेच दिया, तो फिर उसका आपसे क्या देखना है कि आपने यहाँ पे लॉस भी नहीं किया अपना और आपने 10 रुपए का प्रॉफिट इस तरह से निकाल भी लिया। और देखें तो 1000 रुपए से आपने क्या किया, 15 रुपए का प्रॉफिट आपने यहाँ पे अर्न किया। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा अंडर प्राइस है अगर कोई वैल्यू हमारी, यानी कि वहाँ पे क्या था तो ओवर प्राइस था, 1025 तक चला गया, पर अगर वैल्यू क्या अंडर प्राइस है तो देखो यहाँ पे स्पॉट मार्केट में आपने प्राइस देखा 1000 रुपए का, अब आपने यहाँ पे डिलीवरी करी अपनी सिक्योरिटी की, उसके बाद आपने जो से बाय किया अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एट ₹965 पे आपने उसे बाय किया। फ्यूचर एक्सपायरी डेट आने तक आपने क्या किया, जब सिक्योरिटी का क्लोजिंग प्राइस आया तो वो 975 का आया, तो आपने खरीदा कितने पे, 965 पे, फिर आपने बेचा कितने पे, 975 पे, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट एक कॉन्ट्रैक्ट से हो गया।
और अगर देखें रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आपका रिस्कलेस प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1000 से 65 के बीच में, सॉरी 1000 से 75 के बीच में 25 रुपए का गैप था। तो अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेते तो शायद हम कर सकते थे, पर अगर आप यहाँ पे और ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट ही हो, नुकसान भी हो सकता था। तो इसलिए आपने रिस्कलेस प्रॉफिट कमाया, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क ना लेकर आपने क्या किया, रिस्कलेस प्रॉफिट कमाया। और 25 रुपए की स्पॉट मार्केट से आप क्या होता है यहाँ पे बचे हुए थे, 10 रुपए का फ्यूचर पोजीशन में आपने रिटर्न जो है जनरेट किया। तो इस तरह से यहाँ पे काम चलता है। देखो रिस्क भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा होता है सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क और कह सकता है कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क, यानी कि इस तरह का रिस्क है कि जिसे हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी कि ये इस तरह का रिस्क है जिसमें आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो ये रिस्क हमारा क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क या फिर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, और थर्ड नाम है इसका डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो ये याद रखना चाहिए। अब बात करें सिस्टमेटिक रिस्क की, तो ये नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, यानी कि इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ये इस टाइप का रिस्क है जो इस तरह से एसोसिएट होता है कि ओवरऑल पूरी मार्केट मूवमेंट को ही क्या करे, डाउनफॉल में ले आए। यानी कि जब पूरी की पूरी मार्केट ही डाउन में चल रही है, तो जब पूरी की पूरी मार्केट डाउनफॉल में चल रही है तो वो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, टैक्सेस हैं, ये सब अगर चेंज हो जाए या फिर कोई पेंडेमिक आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ओवरऑल पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। तो फिर वो हमारे सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क या फिर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क में कंसीडर किए जाते हैं। अब बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स, तो यहाँ पे इसका भी इलस्ट्रेशन दे रखा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं इन्हें हम फटाफट से रीड करेंगे और फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसे पढ़ता है। तो पहले टर्मिनोलॉजीज दे रखे हैं कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जब हमारे होल्डर के पास में क्या हो, राइट हो, पर कोई ऑब्लिगेशन ना हो कि उसे अपने असेट्स को बाय करना ही करना है एक सर्टेन डेट तक। पुट ऑप्शन में होता है कि यहाँ पे हमारे जो होल्डर है उसके पास में राइट है पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे अपनी सर्टेन डेट तक अपने एक सर्टेन प्राइस पे अपने स्टॉक्स को सेल करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कौन होता है कि जब क्या करता है, जो बायर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो क्या होता है, हमारा होल्डर होता है। राइटर ऑफ एन ऑप्शन कौन होता है कि राइटर ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन, जब क्या करता है कॉल और पुट ऑप्शन को आप रिसीव करते हो तो ऑप्शन प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। तो जो कॉल और पुट ऑप्शन को रिसीव करता है वो होता है राइटर, और जो क्या करता है, जो ऑप्शन को क्या करता है, बाय करता है, पैसे ऑप्शन प्रीमियम पे करता है, तो वो होता है हमारा होल्डर। होल्डर यानी कि आपने ऑप्शन को खरीद लिया, बायर हो आप। राइटर यानी कि आपने कॉल और ऑप्शन को क्या किया है, कॉल ऑन पुट ऑप्शन इज द वन हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि आपको ऑप्शन प्रीमियम मिला है, आपने क्या किया, आपने सेल किया है अपने जो आपके कॉल और पुट ऑप्शंस थे उनको। तो अगर आप सेलर हो तो आप राइटर हो, अगर आप बायर हो तो आप होल्डर हो। तो इस तरह से ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम होता है कि अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डील करोगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में डील करने से पहले जो आप पेमेंट करते हो तो वो हमारा ऑप्शन प्रीमियम होता है। जैसे किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आपको प्रीमियम पे करना पड़े तो वो उसी तरह से ऑप्शन को खरीदने से पहले अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम। एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरेशन डेट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो एक्सपायरी डेट है। स्ट्राइक प्राइस क्या है कि प्राइस जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड हो चुका है जिस पे हम उसे प्राइस पे, जिस स्पेसिफाइड प्राइस पे हम उसे ट्रेड करेंगे वो उसका स्ट्राइक प्राइस है। अमेरिकन ऑप्शंस है कि ये क्या है हमारे एनी टाइम, इनको हम किसी भी टाइम पर एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारे अमेरिकन ऑप्शंस हैं। यूरोपियन ऑप्शंस है कि हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पे ही क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो वो यूरोपियन ऑप्शंस हैं। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, इनका अंडरलाइंग असेट इंडेक्स होता है, तो ये हमारे इंडेक्स ऑप्शन कहलाएंगे। ये कैश सेटल्ड होते हैं और जनरली इंडिया में जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस क्या है, स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स और जो गिवन होल्डर्स हैं उनके पास में राइट होता है कि वो बाय और सेल कर सके एक स्पेसिफाइड प्राइस पर। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये यूरोपियन और अमेरिकन दोनों ही हो सकते हैं। और एनएससी में हमारे यूरोपियन ऑप्शंस क्या हैं, जनवरी 2012 में स्टार्ट हुए थे। अब इन द मनी ऑप्शन यानी कि आईटीएम क्या है यहाँ पे, इट वुड लीड टू पॉजिटिव कैश फ्लो टू द होल्डर, यानी कि जब हमारे होल्डर के पास में क्या हो, एक पॉजिटिव कैश फ्लो हो तो वो इन द मनी होता है।
एट द मनी हम कह सकते हैं कि जीरो कैश फ्लो जो हमारे होल्डर के पास में, तो वो एटीएम होता है। और आउट द मनी यानी कि आउट ऑफ द मनी क्या होगा, जब हमारे पास आउट ऑफ द मनी मान लो कि हमारे पास पैसे ही खत्म हो गए तो हम नेगेटिव में चले गए, तो जब नेगेटिव कैश फ्लो होता है होल्डर के पास में, कॉल ऑप्शन के होल्डर के पास में, तो वो आउट ऑफ द मनी ओटीएम होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन प्रीमियम जो आप पे करते हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कह सकते हैं कि जो गिवन टाइम है उसमें अगर हमारे होल्डर के पास में जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि कॉल इज मैक्स जीरो एस माइनस के। ये क्या है यहाँ पे, अब एस माइनस के, ये टी एस एस टी ये सब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब देखो एस के इस सब की वैल्यूज आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिलेंगी कि एस किस लिए डिफाइन है, के किस लिए डिफाइन है, यहाँ पे आपको नीचे ही कहीं आ जाएगा, तो मैं आपको वहीं से पढ़ के बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जिस तरह से टाइम बीतता जाता है उसी तरह से, उसी के साथ साथ हमारी जो वैल्यूज हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें कॉल और पुट जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो एक्सपायरी डेट के आते आते आपकी जो प्रीमियम है वो तो आप पे कर देते हो, उसी के साथ साथ आपके जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू भी चेंज होने लगती है। तो टाइम के साथ जब ऑप्शन की वैल्यू चेंज हो तो वो टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन होती है। अब यहाँ पे हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस दे रखा है, तो उसे समझ लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का टेबल बना रखी होगी, तो देखो फ्यूचर क्या होता है, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और ऑप्शन भी एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। फ्यूचर क्या है, ये कह सकते हैं प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। ऑप्शन भी क्या होता है, बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह होता है। फ्यूचर्स में यहाँ पे हमारा प्राइस क्या होता है, जीरो होता है, और स्ट्राइक प्राइस मूव करता है। ऑप्शंस में ऑपोजिट होता है, स्ट्राइक प्राइस फिक्स होता है और प्राइस मूव करता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे हमारा जीरो होगा, और ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस हमेशा, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, प्राइस हमेशा पॉजिटिव होगा। फ्यूचर्स हमारा क्या है, लीनियर पे ऑफ शो करता है, हमने देखा था लीनियर ग्राफ था उसका। ऑप्शन में नॉन लीनियर पे ऑफ होता है। फ्यूचर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म का रिस्क होता है, और ऑप्शन में हमेशा ओनली शॉर्ट एट रिस्क, यानी कि शॉर्ट वाला ही क्या होता है, रिस्क में रहता है, यानी कि उसको थोड़ा रिस्क ज्यादा बेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन पे ऑफ की, तो पहला दिया है कि पे ऑफ प्रोफाइल फॉर बायर ऑफ असेट लॉन्ग असेट, यानी कि अगर आप क्या हो, अगर आप बायर हो, लॉन्ग पोजीशन हमारी वही होती है, अगर आप बायर हो तो आप उसका ऑप्शन का पे ऑफ किस तरह से देख पाओगे, तो वो समझ लेते हैं। In this basic position, an investor buys the underlying asset Nifty, for instance, for 1,77,000 and sell it at a future date at unknown price ST. Okay. Once it is purchased, the investor is said to be long the asset. Figure 6.4 shows the payoff for a long position of the Nifty. ठीक है, देखो अब इस पूरे ग्राफ में अगर हम समझने की बात क्या समझाई गई है हमें, तो इसमें समझाया कि हमारा जो होल्डर है, यानी कि हम कह सकते हैं जो बायर है, बायर कोई लॉन्ग पोजीशन पे बोलता है, तो लॉन्ग पोजीशन में हमारा बायर है, बायर ही लॉन्ग पोजीशन होता है। तो हम लॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे हैं। अब हमने मान लो कि निफ्टी पे हमने क्या किया, हमने कोई भी स्टॉक अपना यहाँ पे हमने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करे और हमने उसे बाय किया, तो बायर है, तो हमने उसे 1,77,000 रुपए पे क्या, एक मिनट, 1 10 100 1000 10,000, हाँ सॉरी नॉट 1,77,000, इट्स 17,700, सॉरी माफ करना, कृपया हमें माफ करें। ओके, सो 17,700, 17,700 रुपए पे हमने क्या किया, इसे इन्वेस्ट कर लिया, तो सॉरी आपने इसमें पैसे अपने इसको बाय किया। तो अब यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, अगर फ्यूचर डेट के अकॉर्डिंग अगर चले, तो अगर जो बायर होता है उसको प्रॉफिट कब होता है, उसको प्रॉफिट होता है अगर उसे कह सकते हैं उसका प्राइस बढ़े। बायर का अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, बायर का अगर प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पे दे रखा प्रॉफिट कब होगा, जैसे कि यहाँ पे 17,800 रुपए हो गए, तो आपको इन फ्यूचर अगर आप उसे यहाँ पे सेल करते हो तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होगा, और फिर आप अपना जो भी आपने जितने भी स्टॉक्स खरीदे थे उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस जनरेट होता है। पर अगर क्या हो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हो, आपने पे ऑफ प्रोफाइल का अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है अगर आपका प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो लॉन्ग पोजीशन है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, इंडेक्स में जब इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे उनका प्रॉफिट एंड लॉस इज अकॉर्डिंग, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है, इंडेक्स अप जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, इंडेक्स डाउन जाता है तो हमारा लॉस होता है। उसी तरह अगर हम शॉर्ट पोजीशन पे है, अगर हम सेलर हैं तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमें लॉस होगा, क्योंकि बायर और सेलर ऑपोजिट होते हैं। और मैंने इसे वीडियो में जो पार्ट्स जब मैंने बनाए थे इसके एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें और भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी समझ सकते हैं। तो अगर सेलर है वो बायर का ऑपोजिट होगा, बायर का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, सेलर का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। और बायर को अगर सॉरी सेलर को अगर प्रॉफिट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अगर हमारा प्राइस कम होता है तो देखो 17,700 से प्राइस अगर कम हुआ, 17,600 हुआ, तो हमें प्रॉफिट की तरफ हमारा ग्राफ जा रहा है। और अगर 17,800 की तरफ हमारा प्राइस मूव हुआ तो हमारा लॉस में हमारा जा रहा है ग्राफ। तो इस तरह से शो होता है।
अब यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन है पर ये कॉल ऑप्शन में है। अब देखो जो कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं कि ये अपने जो लॉस है उसको लिमिट कर देते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम असेट्स में अगर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमारा लॉस और प्रॉफिट दोनों अनलिमिटेड होते हैं। आप देख सकते हो ग्राफ लीनियर है, अप भी जितना जा सकता है डाउन भी, और दोनों में कोई लिमिट नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे देखो लॉस जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक फिक्स प्राइस है, और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड। तो जो कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो लॉस है उसको लिमिट कर देते हैं और प्रॉफिट को अनलिमिटेड। तो इसी तरह से यहाँ पे कॉल और पुट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसलिए डेरिवेटिव जो है ना वो फेमस हो गए। क्यों? इसी वजह से कि उसके पास में अलग अलग ऑप्शन थे कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, कॉल एंड पुट ऑप्शंस, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो इस तरह के जो लोगों के पास में ऑप्शंस है कि वो अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं, प्रॉफिट को अनलिमिटेड कर सकते हैं, तो इसलिए डेरिवेटिव्स क्या हो गए, कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो अगर आप क्या हो, लॉन्ग पोजीशन में हो कॉल में, तो अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है, अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होता है। पर अगर प्राइस आपका कम होने लगा तो कॉल ऑप्शन में आपने क्या किया था, बाय किया था, तो इसलिए आपने जो कॉल प्रीमियम पे किया होगा ना 86 रुपए का, सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा, इसके अलावा आपका लॉस नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होता है, इसी में सबसे अच्छा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का यही सबसे अच्छा फायदा है कि आप लिमिट कर सकते हो अपने लॉस को। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, पर लॉस देखोगे तो आपने जो प्रीमियम पे किया होगा वही आपको बस लॉस होगा। तो 17,750 रुपए आपने मान लो इन्वेस्ट किए, अगर इससे प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर इससे प्राइस कम होने लगा तो 86 रुपए का जो प्रीमियम आपने पे किया होगा सिर्फ वही आपका लॉस रहेगा। यही बात करें अगर हमने शॉर्ट कॉल की, यानी कि अगर यहाँ पे आपने क्या किया, आप सेलर की पोजीशन पे हो तो यहाँ पे ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस कम होने लगा तो प्रॉफिट है, पर अगर प्राइस बढ़ने लगता है तो क्या होता है, आपका सेल ऑप्शन में आपको लॉस होने लग जाता है। तो लॉस को हम लिमिट किस तरह से करता है, आपने प्रीमियम से लिमिट करता है, तो 86 रुपीज का आपका प्रीमियम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें काम करती हैं। तो ये तो हमारा कॉल ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। तो अगर आप क्या हो, पुट ऑप्शन में अगर आपने क्या किया है, अपना लॉन्ग पोजीशन में हो, यानी कि पुट ऑप्शन है आपने बाय किया है, आप बायर हो, तो क्या होगा, आपने 17,750 रुपए पे इन्वेस्ट किया, अगर प्राइस बढ़ता है पुट ऑप्शन में तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, और प्राइस अगर कम होने लगता है तो क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है 61.7 रुपीज का, 70 रुपीज का, तो वो प्रीमियम आपका लॉस में चला जाएगा, बस इतना ही। और इसका ऑपोजिट, इससे बिल्कुल ऑपोजिट क्या है हमारा, पुट ऑप्शन में अगर आपने सेल किया है, पुट ऑप्शन में सेल किया तो प्राइस अगर कम होता है तो प्रॉफिट होता है। देखो ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। 17,750 से अगर हमें आगे जाना है तो हमें एक्स एक्सिस की राइट साइड पे जाना पड़ेगा, पर एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया है। पर अगर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम के जितना, यानी कि 61.70 का आपका लॉस होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शंस क्या है, तो सबसे पहले क्या दिया है, एप्लीकेशन, यानी कि ऑप्शंस हमें समझ लिया कि हाँ यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शंस बन क्या करता है, इन्वेस्ट करते हैं, जिनके मेथड्स हमने पहले ही पढ़ लिया है। पर अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, पहला दिया हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बायर को रिस्क नहीं लेना, वो रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो यहाँ पे हैविंग अंडरलाइंग बाय पुट्स, तो यहाँ पे एक तो हेजिंग का ये हो गया कि हमारे बायर को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यू सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और ऐसी न्यू सिक्योरिटीज जिसमें उसके मार्केट के फॉल होने का या उनके प्राइसेस के फॉल होने का डर ना हो, वो सिर्फ एक सेफ साइड पे रहकर पैसा अर्न करना चाहता है। तो ये तो हुआ हमारा हेजिंग। बात करेंगे स्पेकुलेशन की, तो बुलिश सिक्योरिटी में क्या था, हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आ गई थी जिनकी प्राइस क्या हो, अंडर वैल्यू हो। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन वाले, स्पेकुलेटर वाले इन्वेस्टर कौन से होते हैं, स्पेकुलेटर इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो रिस्क बेयर कर सकते हैं, वो 50-50 खेलते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, सेफ साइड पे भी रहना चाहते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे अगर क्या करता है, बुलिश सिक्योरिटी है, यानी कि अंडरलाइंग वैल्यू है, यानी कि हमारी जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू अगर क्या है, अंडर वैल्यूड है हमारा स्टॉक, तो हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और सेल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को सेल, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि मान लो आपने कॉल ऑप्शन में क्या किया, इन्वेस्ट किया 1200, 1225, 1250, 1275 और 1300 रुपए के आपके पास में प्राइसेस हैं। 12% का उसमें रिस्क फ्री रेट आपको पर एनम दे रखा है, हाँ पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, मान लो आपने 1200 रुपए पे खरीदा था, तो अगर आप
पैसे कम पे करते हो तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है। और सोचो अगर आपने 1300 रुपए पे खरीदा होता तो आपका जो प्रीमियम था, ठीक है, वो आपको कम पे करना पड़ता। तो इस तरह से आप क्या करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, सॉरी कॉल एंड पुट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट किया, 1200 रुपए पे इन्वेस्ट किया, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। 1300 रुपए पे अगर पे करोगे तो प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। तो 1200 रुपए का प्रीमियम आपको कितना दे रखा है, देखो टेबल में भी दे रखा है यहाँ पे मैं 1200 रुपए, एक मिनट, हाँ 1200 रुपए का अगर आपका स्ट्राइक प्राइस है तो आपका प्रीमियम कितना है, आपका प्रीमियम है कॉल प्रीमियम, हम कॉल की बात कर रहे हैं अभी, तो कॉल में आपका प्रीमियम है 80 रुपए का, 80.10 का। और 1300 रुपए पे आपका प्रीमियम कितना है, 27.50 का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें काम करते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर आपको फायदा होता है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड, अदरवाइज आपका लॉस जो है वो आपका प्रीमियम जो अमाउंट है वो चली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्राइक प्राइस देखकर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे यही 1250 वाला एग्जाम्पल है कि अगर आप 1250 का हमारा स्पॉट प्राइस मान लो, आपने 1200 पे खरीदा तो आपने अंडर वैल्यूड पे खरीद लिया। अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो आपको फायदा होगा, और लॉस हुआ तो आपका प्रीमियम जो आपने सबसे हाई अमाउंट 80 रुपए पे करी है तो आपका लॉस हो जाएगा। पर इसी जगह आप क्या करते हैं, इसे अगर आपसे ओवर प्राइस यानी कि 1300 रुपए पे खरीदते, अगर प्राइस बढ़ता तो प्रोफिट है, पर अगर प्राइस कम होता है यानी कि लॉस होता है आपको, तो आपको सिर्फ 27 रुपए का ही लॉस होता है। तो इस तरह से कॉल एंड पुट ऑप्शन में आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, और 1 मंथ एटलीस्ट आपको अपने पास वो सिक्योरिटी रखनी ही चाहिए। अब सिमिलरली यहाँ पे ये का स्पेकुलेशन बेयरिश सिक्योरिटी, बेयरिश क्या होते हैं, जब यहाँ पे आपके पास क्या हो, ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी हो। तो देखो जब अंडर वैल्यूड थी तो आप क्या करते हो, बाय करते हो। तो यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया था, और कॉल का उल्टा क्या होता है, सेल, सॉरी कॉल का उल्टा होता है पुट। तो अगर आपने कॉल को बाय किया है तो आप पुट को क्या करोगे, सेल। तो ये थी अंडर वैल्यू। पर अगर ओवर वैल्यू है तो आप किसी भी चीज को खरीदोगे नहीं, फिर आप उस चीज को देखोगे क्योंकि आपको पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब वैल्यू बढ़ेगी नहीं, अब वैल्यू कम होगी। तो जब सेल करते हैं और वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बेयरिश सिक्योरिटी में आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन को सेल करते हो, और कॉल ऑप्शन का उल्टा क्या होता है, पुट। तो आप क्या करोगे, पुट को बाय करोगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी सेम वही मेथड चलेगा कि अगर यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रीमियम है, पर कॉल एंड पुट, अब यहाँ पे बेयरिश सिक्योरिटी और बुलिश सिक्योरिटी में फर्क है। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो यहाँ इसका प्रीमियम टेबल दे रखे हैं, जैसे कि 1200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है और 1300 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है। और पुट का प्रीमियम देखें तो वो कॉल का ऑपोजिट है। अगर कॉल में स्ट्राइक प्राइस कम है तो कॉल प्रीमियम ज्यादा है, और कॉल में अगर स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो कॉल प्रीमियम कम है। पर पुट कॉल का ऑपोजिट है, अगर स्ट्राइक प्राइस कम है तो पुट में पुट प्रीमियम भी कम होगा, और स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है तो पुट प्रीमियम भी ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ऑपोजिट काम चलता है कि अगर यहाँ पे जैसे ये वैल्यूज दे रखी है 1200 से लेके 1300 रुपए तक की, अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, 1200 रुपए में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पुट प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, और 1300 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो पुट प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। और अगर आपका लॉस होता है तो 1200 रुपए के पुट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका लॉस ज्यादा होगा, और 1300 रुपए के पुट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका लॉस कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको स्ट्राइक मूवमेंट्स देखकर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये दोनों ग्राफ समझ लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, बुल स्प्रेड, बाय अ कॉल एंड सेल अनदर। तो अब हम पढ़ते हैं अपना बुल स्प्रेड। तो बुल स्प्रेड क्या है, यहाँ पे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाय अ कॉल एंड सेल अदर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन को बाय किया तो दूसरे को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखो जब हम बुल स्प्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें ओवरऑल सिर्फ इतना चाहिए होता है कि इन्वेस्टर क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, पर रिस्क क्या हो जाए, ये हम यूं कहें लॉस क्या हो जाए उसके लिए कंप्लीटली जीरो हो जाए। हम ऐसा अगर रिस्क इस तरह की मैनेजमेंट अगर कर ले, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर ले तो हमारे तो मजा ही आ जाएंगे। तो बुल स्प्रेड क्या करता है, लिमिट करता है हमारे प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं। अगर आप इस तरह से चाहते हो कि आपका लॉस लगभग जीरो हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बुल में क्या होता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कॉल ऑप्शन के साथ आप क्या कर सकते हो, कॉल या पुट किसी के भी साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉल का दे रखा है कि एक कॉल ऑप्शन को बाय करो और एक कॉल ऑप्शन को सेल करो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, अंडरलाइंग असेट्स को हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। बुल स्प्रेड क्या करता है, जो भी हमारे कॉल ऑप्शंस हैं उसके ट्रेडर के रिस्क को लिमिट कर देता है, साथ ही साथ में जो हमारा बुल स्प्रेड है वो हमारे प्रॉफिट को भी लिमिट कर देता है। अगर जैसे ही हमारी ये दोनों चीजें लिमिट हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉस है वो लगभग हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा रिस्क था उसे हम जीरो कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, कि हमें कोई भी रिस्क बेयर ना करना पड़े, लॉस ना हो हमारा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को भी लिमिट करते हैं।
तो यहाँ पे नाम से समझ में आया कि जब आप क्या कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए कि आप रिस्क बेयर करो, तो आप क्या करोगे, बाय अ कॉल एंड सेल अनदर, यानी कि आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया और दूसरे कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर कॉल प्राइस बढ़ेंगे तो अगर उसके प्राइस बढ़ने लगे तो जो प्राइस आपने, जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है उससे आपको प्रॉफिट होगा, और जो अगर सेल प्राइस कम होने लगे, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, अगर वो कम होने लगा तो आपका सेल कॉल जो किया था आपने, जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि दोनों में से एक में एक आपको क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करके देता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो बाय कॉल सेल जनवरी, ठीक है, यहाँ पे 1 महीने का टाइम था ना, तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो द टेबल शोज, यहाँ पे प्राइसेस दे रखी है सारी 3,700 रुपए से लेकर 4,300 रुपए तक। फिर उसके बाद बाय कॉल 4,200 रुपए में हमने कॉल को बाय किया। फिर सेल कब किया, कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस किया। तो देखो यहाँ देख लेते हैं ऐसे, मान लो कि हमने क्या किया, 4,250 पे अपने हमने जो टेबल पे प्राइस दे रखे हैं, हमने उनमें से किसी एक को बाय कर लिया। जैसे कि हमने ये वाला बाय किया, ये 4,200 वाला, तो 4,200 पे हमारे पास में देखो क्या है, प्लस 400 का यहाँ पे हमें दे रखा है, तो प्रीमियम पे करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने बाय किया तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो देखें तो अभी हमने सेल नहीं किया, तो देखो सेल में 0 दिखा रखा है, तो आपका कैश फ्लो कितना हुआ, 400 रुपए का। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हमने प्रीमियम पे किया, और उसके बाद हम जब इन्वेस्ट करते थे उसके दौरान हमारा क्या, कुछ हमारे कुछ चेंजेस, कुछ चार्जेस, कुछ टैक्सेस करते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्लस 360 रुपीज का है। पर किसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सेल वाला भी अगर हम जोड़ लें तो 450 मान लो आपने क्या किया, कॉल प्रीमियम यहाँ पे आपने पे किया, कॉल जब बाय किया आपने किसी कॉल ऑप्शन को, तो 450 रुपए में मान लो आपने बाय किया। सेल किया तो -50 से आपने उसे सेल किया, तो ऐड करेंगे तो टोटल कैश फ्लो कितना हुआ आपका, 400 रुपए का। अब देखो 400 ऊपर भी था, 400 नीचे भी था, तो जो भी टैक्सेस कटने होंगे वो कटने के बाद आपको 360 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एक बार बाय करोगे, एक बार सेल। एक बार बाय किया 450 रुपए में, फिर सेल किया 50 रुपए में, तो उसके बाद जो कैश फ्लो था वो 400 रुपए का था, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। तो आप समझ में आएगा। बियर स्प्रेड में क्या होता है, बियर स्प्रेड में उल्टा होता है। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन को बाय नहीं करते, यहाँ पे आप उसे सेल करते हो। पहले आपने क्या किया, पहले आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया, फिर आपने दूसरे वाले को बाय किया। पर पहले वाले में जो बुल स्प्रेड था उसमें क्या था, पहले आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है फिर सेल किया है। यहाँ पे पहले सेल किया है फिर बाय किया है। तो यहाँ पे भी हमारा यही सेम लॉजिक रहता है कि हमें लॉस नहीं बेयर करना, तो हम 0 लॉस करने के चक्कर में प्रॉफिट को लिमिट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी एग्जैक्टली दे रखा है कि सबसे पहले अगर आप क्या करोगे, बाय करते हो, अगर आपने बाय किया तो 4,200 का दे रखा है। पर अब पहले हम ये वाला देख रहे थे कि 4,250 मान लो कि हमारा प्राइस था, आपने 50 रुपए के प्रीमियम था उसे बाय किया, पर पहले आप क्या करते हो, सेल करते हो। तो देखो 3,800 का, वो छोड़ो अभी, ये देखो हम लास्ट सेकंड वाले पे थे, यानी कि -450 रुपए में आपने उसे पहले सेल किया, फिर उसके बाद 50 रुपए में बाय किया है। तो अब टोटल कैश फ्लो क्या हुआ, आपने तो सेल कर दिया, यानी कि पहले पैसे चले गए, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, -400 रुपए का यहाँ पे आपका कैश फ्लो था टोटल। तो आपका जो लॉस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने का, -300 का है। पर आपने क्या किया था, यहाँ पे सेल किया था, तो इसलिए ये आपका प्रॉफिट की तरह कैलकुलेट होता है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और मैंने जो भी सारे टॉपिक समझाए, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पेपर के रिगार्डिंग मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।